2013 के इंतखाबात में होने वाली मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। 2 साल से धांधली के इल्जामात लगाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबूत फराहम करने के लिए अभी मजीद वक्त दरकार है। सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 से तो नहीं, लेकिन अदालत के बाहर से अहम खबर सामने आ गई। धांधली पर इमरान खान के मौक़िफ़ में अहम तब्दीली। कहते हैं कि नतीजा कुछ भी हो, जमहूरियत मजबूत होगी। इमरान खान को इंतखाबी धांधली के ही नहीं, जियो न्यूज के खिलाफ लगाए गए इल्जामात भी साबित करना होंगे। जंग और जियो ने तहकीकात के लिए खुद को जुडिशल कमीशन के सामने पेश कर दिया। यमन तनाज़े पर हुकूमत ने अपनी पॉलिसी का रुख पार्लियामेंट से मोड़कर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ कर दिया। पार्लियामेंट की मुत्तफ़िका करारदाद की बजाय अब सलामती काउंसिल की करारदाद पर अमल किया जाएगा। कराची में टारगेट किलर्स फिर से सरगर्म हो गए। अमरीकी खातून शहरी पर कातिलाना हमला, SHO परेडी थाना फायरिंग से जाबाहक हो गए। और कराची के हल्का NA 246 में नून लीग, JUP और JUI ने जमात इस्लामी की हिमायत कर दी। मुत्तहिदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला क्या अब MQM और जमात इस्लामी के टाकरे में तब्दील हो जाएगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज प्रोग्राम का आगाज करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर से, जिस पर आज मुल्क भर की नजरें लगी रहीं। यह खबर है 2013 इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की पहली बाकायदा समाअत की, जो आज सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में खुली अदालत में हुई। PTI की जानिब से हफीज पीरजादा, इमरान खान और जहांगीर तरीन पेश हुए। अहम बात है कि कमीशन की तश्कील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबे पे की गई, मगर कमीशन के पहले इजलास में PTI धांधली के सबूत पेश ना कर सकी और सबूत की फराहमी के लिए कमीशन से मजीद 10 रोज का वक्त तलब किया, जिसे अदालती कमीशन ने मुस्तरद करते हुए सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो गुज़िश्ता 2 सालों से इंतखाबात में धांधली के इल्जामात लगाती रही है और इसकी जानिब से अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत भी दिखाए जाते रहे, लेकिन आज जुडिशल कमीशन के सामने इन सबूतों में से एक सबूत भी पेश ना करना हैरानकुन है। तहरीक इंसाफ के अलावा जुडिशल कमीशन के सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, काफ लीग, जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती ग्रुप समेत 8 जमातें पेश हुई। ANP, जिसने सबसे पहले अपनी लीगल टीम तश्कील दी थी, वो इस समाअत से गैर हाजिर रही। और दूसरी तरफ जुडिशल कमीशन ने 37 हलकों में अंगूठों के निशानात की जायजा रिपोर्ट्स नादरा से 3 रोज में तलब कर ली। जुडिशल कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन से भी 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया है और 3 रुकनी बेंच ने जुडिशल कमीशन का इजलास 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। अब जुडिशल कमीशन के अगले इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुमकिना तौर पर सबूतों के साथ पेश होगी और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इजाफी दस्तावेजात पेश की जाएंगी और जमात इस्लामी अपना वकील पेश करेगी। आज जुडिशल कमीशन की बाकायदा समाअत के आगाज से कबल एक अहम बात हुई, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज एक अच्छा और तारीखी दिन है। नतीजा जो भी होगा, और यह जुमला मुलाहिजा कीजिएगा खान साहब का, क्योंकि जाहिर है इमरान खान साहब का शुरू से यह मौक़िफ़ रहा है कि नतीजा हमारे हक में होगा, धांधली साबित होगी। 2015 में इंतखाबात होंगे, मगर खान साहब आज कह रहे थे कि नतीजा जो भी होगा इससे जमहूरियत मजबूत होगी और वो हर फैसला कबूल करेंगे। मैं आज बड़ा खुश हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो उन्होंने जो जुडिशल कमीशन बनाई है चीफ जस्टिस के नीचे, ये संजीदा है, ये पाकिस्तान में तारीख बन रही है। हमारी इंशाल्लाह जमहूरियत एक और लेवल पे चली जाएगी। जो भी इसमें से नतीजा निकलेगा हम कबूल करेंगे, हमें पूरा इत्मीनान है इन पे, हम कबूल करेंगे। लेकिन मैं ये आपको कह दूं कि जो भी नतीजा निकलेगा पाकिस्तान की जमहूरियत जीतेगी। जब खान साहब जमहूरियत के जीतने की बात कर रहे हैं और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने सारे इल्जामात लगा के जुडिशल कमीशन में पहले ही दिन सबूत ना पेश करे और मजीद वक्त तलब करे, तो नून लीग से तंज ही मुतवक्किल थे और वही हुआ। आज रुकने कौमी असम्बली तलाल चौधरी ने बड़ा तंज किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। कमीशन जिनकी ख्वाहिश पे बना, उन्होंने एडजर्नमेंट उसी तरह ली जैसे कि 4 हलकों में वो
केसेस को खुद लेट करते रहे, खुद जजमेंट्स लेते रहे। इसी तरह चौधरी इफ्तिखार की जो हत्या इज्जत का केस है, उसमें उनको जुर्माना हो चुका कि वो उनके पास सबूत और वो वहाँ पेश नहीं होते। नजम सेठी साहब के केस 35 पंचर जिसको वो कहते हैं, उसमें उन्हें अदालत इश्तिहार उनका जारी कर चुकी और आज एक दफ़ा फिर उन्होंने ये बात मानी कि हमारे पास आज के दिन तक कोई सबूत नहीं है। ये इंतहाई काबिल अफसोस बात है। नून लीग का मौक़िफ़ आपने सुना। जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी धांधली से मुताल्लिक शवाहिद, जिनमें ऑडियो, वीडियो रिकॉर्ड्स और दस्तावेजात इकट्ठी करना शामिल है, ये दस्तावेजात शामिल हैं, ये इकट्ठी करना शुरू कर दी हैं, जिसे 22 अप्रैल को जुडिशल कमीशन की अगली समाअत पर पेश किया जाएगा। इस सारी सूरत हाल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हम जहांगीर तरीन साहब से गुफ्तगू करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हम लतीफ़ खोसा साहब से बात करेंगे कि क्या वाक़ईतन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ इस मामले पर एक ही पेज पर हैं। और साथ साथ हमारे नुमाइंदे खुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज इन प्रोसीडिंग्स में भी मौजूद थे। उनसे पूछते हैं मुख्तसरन कि आज उन्होंने क्या देखा, उनका क्या ऑब्जर्वेशन है। हुज़ैफ़ा, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्तसरन बताइएगा हमारे नाजरीन को। ज़ाहिर है नून लीग तंज बरसा रही है और इसलिए बरसा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने बड़े बड़े दावे करती थी, वो उनकी तरफ से सबूत आज नहीं दिए गए, मजीद वक्त मांगा गया। क्या हुआ, क्या देखा आज आपने? जी शाजिब खानज़ादा साहब, जिस तरीके से आज जुडिशल कमीशन का दूसरी कार्रवाई का जो आज आगाज़ हुआ, तो दौरान समाज जिस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपकी जो भी कंप्लेंट्स वगैरह हमें मौसूल हुई हैं, उसमें मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान और मुख्तलिफ शख्सियात पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं दिया गया। तो इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा ने अपने पीछे मुड़कर इमरान खान और जहांगीर तरीन की तरफ देखा, तो वहाँ से उन्हें चंद सेकंड के दौरान ही कोई इशारा किया गया, जिसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहा कि हमारे पास ऐसे हज़ारों सबूत मौजूद हैं, लेकिन हमें 10 दिन का वक्त दिया जाए। इस मौके के ऊपर एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने कहा, हम बार बार अपनी तज्ज़ियों और खबरों में ये बात कर रहे हैं कि क्या 45 दिन में कमीशन अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर लेगा। तो उस वक्त अमीर हानी मुस्लिम साहब ने कहा कि इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है 45 दिन के अंदर मुकम्मल करनी है, हम आपको 10 दिन का वक्त नहीं दे सकते। इसलिए बात तो तय है कि 9 अप्रैल से इस कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई है और 45 दिन में इस कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट है वो मुकम्मल करनी है। लेकिन चूंकि ऑर्डिनेंस के अंदर मौजूद था कि प्रेफरेबली ये कमीशन 45 दिन में अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करेगा, इसलिए कमीशन कुछ आगे भी जा सकता है। और इस बात को भी हमें याद रखना होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है 15 अगस्त को वो रिटायर हो जाएंगे। उससे पहले इस कमीशन को लाजमी अपनी जितनी भी सिफारिशात और जो भी इसकी सबमिशंस होंगी वो मुकम्मल करनी होंगी। और चीफ जस्टिस ने आज खुद भी कहा अदालत के अंदर कि चूंकि पब्लिक कमीशन है, इसलिए रिपोर्ट जो है ये भी हम पब्लिक करेंगे और कोर्ट रूम नंबर 1 में इस कमीशन के इख्तिताम पर हम इसका फैसला भी सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया। हुज़ैफ़ा रहमान हमें बता रहे थे कि क्या आज कार्रवाई हुई और तहरीक इंसाफ ने कहा कि हज़ारों सबूत हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हमें वक्त दरकार है और हम वो सबूत सामने रखेंगे। जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर तरीन साहब, बहुत शुक्रिया। सर, आज जो कुछ हुआ उस पर नून लीग ने तो बड़े तंज के तीर बरसाए हैं। वो कहते हैं कि पहले ही इजलास में इतने बड़े बड़े सबूतों की बात करते थे और जजमेंट मांग ली, कोई सबूत नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दिए गए। मुझे तो इस पे सिर्फ हंसी आ रही है कि नून जो है वो क्या समझ रही है कि ये कोई 2020 की गेम है। ये एक टेस्ट मैच है और इसमें आपको जहां तक सबूत का हवाला है, मैं दूं आपको कि हमने बहुत सबूत हमारे पड़े हैं। जो टास्क फोर्स का दफ्तर है उसके अंदर 2 कमरे भरे हुए हैं इस पर सबूतों के साथ, और ये सोशल मीडिया पे भी किसी ने पिक्चर लेके लगाई है। अच्छा, अब मैं अर्ज ये करूँ कि आज हमने क्यों नहीं सब कुछ पेश किया, क्योंकि आज पहला दिन था कमीशन की हेयरिंग का। ये आज तक इस तरह की कमीशन पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं बनी। अब ये कमीशन बन गई है, हम ये चाहते हैं कि ये कमीशन अपना डायरेक्शन बताए कि ये किस तरह से कार्रवाई करेगी, किस तरह से काम आगे चलेगा। और चंद बड़े जरूरी प्रूफ हैं और सबूत हैं जो हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो कोर्ट की पावर से मिलते हैं। मसलन हमने नादरा को खत लिखा कि जी जो आपके 37 हल्के हैं जहां पे आपने स्कैनिंग की है फिंगरप्रिंट्स की, उनकी हमें एक रिपोर्ट सारी भिजवा दें। तो नादरा ने इनकार कर दिया कि जी हम आपको नहीं भिजवा सकते। आज हमने कमीशन में ये बात पेश की और कमीशन ने उनको ऑर्डर किया कि 3 दिन में वो सबूत दें। 3 दिन में जब वो रिकॉर्ड आ जाएगा उसको भी हम इसका हिस्सा बनाएंगे अपने सबूत का, उसको हम एनालाइज करेंगे, उसका हम एक बताएंगे कि जी इसमें से क्या कॉमन चीजें हैं। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में जो हमारे 46 पेज की जो हमने आज प्रपोजल जमा कराया है, उसके अंदर से बहुत सी चीजें हैं जो रिलेट करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को।
अब वो उसका जवाब आज तलब किया गया है कि वो भी जवाब दे। जब वो जवाब आएगा तो हम उस जवाब को देख के अपनी मजीद सबूत को टेलर करेंगे। तो जो तरह से हमने सबूत को प्रेजेंट करना है अपने लिए, आखिर में अपने जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है उसको दिखाने के लिए, तो हम तरीके से काम करेंगे ना। हम जल्दबाजी में मीडिया अटेंशन के लिए ये नहीं कर सकते कि हम 2 ट्रक लेके चले जाएं वहां पे, जी देखो हमने कितने सबूत दे दिए। हम समझदार लोग हैं, हमने होमवर्क किया हुआ है, हम तरीके से अपना ये काम करेंगे और नून के इन चीप बातों से कि आज कुछ नहीं मिला, आज कुछ नहीं मिला, कल नहीं मिला, 2 दिन और मांग लिए, इस चीजों से हम इफेक्ट नहीं होंगे। हम अपने मकसद पे कायम हैं और हमें पता है कि हमने कैसे जाना। अच्छा साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो NA 122 के हवाले से भी अगर हम देखें, जहां पर अयाज सादिक साहब वाला जो हल्का है, क्या जो बेजाब्तगियां थी जो सामने आई उस पर आपका ये मौकफ था कि साबित हो गया, हमारा मौकफ साबित हो गया कि बड़ी धांधली हुई है और नून लीग ने की है और अयाज सादिक साहब के हल्के से, मगर आज तक ये उन बेजाब्तगियां तो जरूर साबित हुई मगर ये नहीं साबित हुआ कि वो धांधली थी। ऐसे ही सबूत हैं सारे जो 2 कमरे भरे हुए हैं, या बड़े मुख्तलिफ नौयत के सबूत हैं जो बेजाब्तगियां नहीं धांधली साबित करेंगे नून लीग को जिताने के लिए और आपको हराने के लिए साबित करेंगे? हम देखिए, हमारा जो कोशिश है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ये प्रूव करें कि ये जो इतनी बाज़ाब्ता धांधली हुई है कि जिसने पाकिस्तान की मैंडेट को तब्दील कर दिया, हमने ये प्रूव करना है। हम यही बात पहले दिन से कहते हैं कि ये जाली मैंडेट लेके बैठे हुए हैं। तो हमने इस मौकफ को हमने प्रूव करना है कि ये मैंडेट वाकई जाली है, और उस मौकफ को प्रूव करने के लिए हम अपना तमाम सबूत बना रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि 3 से 4 दिन या 5 दिन ऊपर से नीचे हो जाए, मगर हम तरीके से काम करेंगे, बिकॉज ये एक तारीखी काम है शाहजेब। इसके अंदर ये हम एक दिन की चीप पब्लिसिटी कमाने और मीडिया में अपने आप को ढंडोरा पीटने के लिए नहीं आए हुए, मगर हम यहाँ पे एक सीरियस काम कर रहे हैं। मगर साहब, आज खान साहब की वैसे बॉडी लैंग्वेज तो बड़ी पॉजिटिव थी, खुश भी नजर आ रहे थे, मगर अल्फाज में तब्दीली थी। आज से पहले खान साहब गुफ्तगू करते थे, कहते थे हम सही साबित होंगे, नून लीग के खिलाफ धांधली साबित होगी और 2015 इंतखाबात का साल है। आज खान साहब ने कहा जो भी फैसला आएगा वो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अच्छा फैसला साबित होगा। तो क्या कहीं इदराक हो रहा है खान साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि लाजमी नहीं है कि फैसला आप ही के फेवर में आएगा, फिर और खान साहब तैयार कर रहे हैं कौम को कि जमहूरियत के लिए अच्छा होगा? बड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं खान साहब के साथ था, उन्होंने जब ये कहा तो साथ ये भी कहा कि 2015 इलेक्शन का साल होगा। हमें यकीन है कि हम इंशाल्लाह ताला अपना मौक़िफ़ में प्रूव करने में कामयाब हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला इसी साल इलेक्शन होगी। मगर ये जो बात है कि क्या सवाल का जवाब दिया खान साहब ने कि क्या अगर आपके खिलाफ ये आया जजमेंट तो आप उसको तस्लीम करेंगे? तो हाँ बिल्कुल, अगर हमारे खिलाफ जजमेंट आएगी हम तस्लीम करेंगे, मगर हमें यकीन है कि ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। मतलब अगर दरमियान में जजमेंट आ जाता है, ना आपके खिलाफ ना आपके हक में, ये कहता है कि बेजाब्तगियां हुई, ये कहता है जजमेंट के धांधलियां हुई, मगर ये कहता है कि हमारे पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि हम ये कह सकें कि ये धांधलियां और बेजाब्तगियां नून लीग को जिताने के लिए और आपको हराने के लिए हुई, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? देखें, ये तो अब इतनी आपने क्वालिफाइड जजमेंट दिया है कि ये तो जिस दिन इस तरह की कोई चीज आई तो उसको हम उसी वक्त पे देख के हम करेंगे। विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। मगर ये है कि इस वक्त तो हम ये अब समझते हैं कि क्लियर कट डिसीजन आ सकती है और इंशाल्लाह ताला आएगी। और आज खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव थी वो इसलिए थी कि हमें खुशी हुई है कि जो कमीशन जिस तरह से उन्होंने अपनी पहले दिन की ये आज कमीशन की मीटिंग थी और जो शुरुआत है उसमें हमें सीरियसनेस नजर आई है कमीशन की, और ये भी नजर आया है कि ये जल्दी फैसला करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर तरीन साहब हमारे साथ थे। कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक पॉजिटिव है कि फैसला उसी तरीके से आएगा, और कह रहे थे हमारे पास बहुत सारी एविडेंस है, हम डायरेक्शन देखना चाहते थे और हमें एक मस्बत सिमत नजर आई है कमीशन की, एक पॉजिटिव एटीट्यूड नजर आया है कमीशन का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से साबिक गवर्नर पंजाब सरदार मोहम्मद लतीफ खोसा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद है। खोसा साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खोसा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी क्योंकि गई है और पीटीआई बार बार कहती है कि जो हमारा मौकफ है उसकी तायद दूसरी जमातें कर रही हैं क्योंकि वो जुडिशल कमीशन में धांधली के इल्जामात लेकर आ रही हैं। क्या एक ही पेज पर हैं आप कि नून लीग को हराने के लिए और नून लीग को जिताने के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराने के लिए ये धांधली हुई थी पंजाब में? आप उसी पेज पर हैं जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? देखिए शाहजेब, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमने सबसे पहले सदर पाकिस्तान रियासत के सरबराह आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि ये आरोज का इलेक्शन है, और जब सरबराह ममलकत ये बात कहे और उसके बाद सारी जमातों ने बशमूल पीटीआई और हत्ता के पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज ने भी, मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने हज़ारा में कहा कि ये जो है हमारे खिलाफ, हमारे साथ भी धांधली हुई है। तो ये पाकिस्तान का पहला ऐसा इलेक्शन है जिसमें जीतने वाले और हारने वाले
सभी कह रहे हैं कि धांधली हुई है, और एक जनरल परसेप्शन भी अगर आप देखें तो यही है अवाम का कि ये जो है इलेक्शन शफाफ नहीं है और अवाम के तर्जमान सही माने में जो पार्लियामान और सूबाई असम्बलियों में नहीं आए। देखिए हमारा मौक़िफ़ यही है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद ही इस पर आया था जब बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ताकत का सरचश्मा अवाम के नाम से एक जमहूरियत का अगर मैं फिर सवाल को दोबारा, तो फिर ये समझा जाए कि आप सब एक पेज पर इस हवाले से नहीं है कि एक ऑर्गेनाइज धांधली हुई थी नून लीग को जिताने के लिए, तरीके साहब को हराने के लिए, बल्कि ऐसा है कि पीपल्स पार्टी, ज़ाहिर है वो 6 हल्के आप लेके गए हैं, पीपल्स पार्टी के चंद अलग शिकायत हैं, पीटीआई की अलग शिकायत हैं, जेयूआईएफ की, एनपी की, केपी में अलग शिकायत हैं, एमके में अलग मौक़िफ़, आप सबका अलग अलग मौक़िफ़ है। एक ऑर्गेनाइज्ड धांधली जो नून लीग को जिताने के लिए, किसी को हराने के लिए हो, इस पर एक पेज पर नहीं है। धांधली के हवाले से एक मौक़िफ़ जरूर है कि जी बेज़ाब्तियां और धांधली हुई है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड एक बिल्कुल हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को जिताने के लिए, और मैंडेट भी यानी क्लियर मैंडेट दिलाने के लिए, वगरना जो है शायद हंग पार्लियामेंट होती या ये होता। लेकिन ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराने के लिए, बल्कि ये यकीनन इस पेज पर हम बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि नवाज लीग को के लिए ये की गई है। अब उसमें छुरी हमारे ऊपर फिरी है, पीटीआई कहती है उनके ऊपर फिरी है, किसी के ऊपर फिरी है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, देखिए शफाफ इलेक्शन ही जमहूरियत की रूह है, और रियासत और आइन का सारा ढांचा जो है वो इलेक्शन की शफाफियत पर है, क्योंकि अवाम की एम्पावरमेंट, पाकिस्तान की जो असल सॉवरन है वो अवाम है, और अगर अवाम जो है अपने वोट के हक से उनको चुराया जाता है, उनका हक जो है सही माने में तर्जुमान नहीं है कि कौमी असम्बली में उन्हीं के वोटों से मुंतखब होकर नुमाइंदगान जाएं, और सूबाई असम्बली में चारों में भी जब तक उनके सही नुमाइंदे ना हों, और उसी से फिर आगे जो है हुकूमतें बनती हैं मरकज में और सूबों में, तो फिर जाहिर है कि रियासत का सारा ढांचा आलूदा हो जाता है और उससे आइन की रूह भी मजरू होती है। एक आपके सामने गालिबन ये बात रखी और आइनी और कानूनी मामला रखा है जुडिशल कमीशन ने, जरा बताइएगा नाज़रीन के लिए कि जो ट्रिब्यूनल्स में केसेस मौजूद हैं, क्या वो आइनी तौर पर जुडिशल कमीशन उनके ऊपर फैसला दे सकता है, उनकी समाअत कर सकता है या नहीं कर सकता? क्योंकि पीटीआई ने ज्यादा केस बनाया है, NA 122, NA 125, तरीन साहब का हल्का, वो ट्रिब्यूनल्स में पहले ही मौजूद हैं, और जाहिर है वो नून लीग कहती है कि जो पहले मौजूद हैं, और साद रफीक साहब भी कह चुके हैं, वो आइन के तहत कोई और फोरम नहीं सुन सकता। आप आइन और कानून को बड़ा समझते हैं, आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए, ये मुझी से सवाल ये पूछा था, मैं ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की जानिब से उनकी वकालत कर रहा था। मैं सेक्रेटरी जनरल भी हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और मैंने ही रिप्रेजेंटेशन की है अपनी पार्टी की, और हमने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो यकीनन पाकिस्तान, ये जो कमीशन है, अगर आप ऑर्डिनेंस देखिएगा तो इसमें उनको मुकम्मल अख्तियार है कि वो इनको देखें। देखें, वो कोई फैसला ये कलदम करने नहीं जा रहे हैं कि जी फी हल्के पर जो है, जो आर्टिकल 225 में जो भी पिटिशंस पेंडिंग है ट्रिब्यूनल की, या जो भी उसकी अपीलें पेंडिंग हैं, वो बदस्तूर चलती रहेंगी। लेकिन इन्होंने जो हमारे कमीशन का जो दायरा अख्तियार है, वो 3 जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी गई हैं, उनके अहाते में इन्होंने अपनी राय देनी है। उसके मंतकी नतीजा क्या निकलता है, वो TOR में टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अलावा वो पार्टीज ने दस्तखत किए हैं कि अगर साबित हो जाता है कि ये मुनज़्ज़म धांधली थी और इससे इलेक्टोरल रिजल्ट बिल्कुल सबवर्ट हुआ है, तो फिर उसका मंतकी नतीजा है कि दोबारा री इलेक्शंस में जाएगा। तो न सिर्फ ये कि उसका मॉरल फाइबर खत्म हो जाता है, बल्कि उसकी लीगल वैल्यू भी फिर नहीं रहती है। लेकिन इस चीज का फैसला बाद में उसके नतीजे या उसकी राय के आने के बाद उसका हुकूमत और फिर जो है सियासतदान करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये जी लतीफ ओज़ा साहब बहुत हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि बिल्कुल इसके हवाले से तहकीकात कर सकता है जुडिशल कमीशन, जो केसेस ट्रिब्यूनल्स में मौजूद है, मगर वो साथ साथ ट्रिब्यूनल्स की जो तहकीकात हैं वो भी अपनी जगह पर चलती रहें। खान साहब जब धरना लेकर निकले तो खान साहब ने सिर्फ केयर टेकर सेटअप पर नहीं इल्जाम लगाए, जुडिशरी पर नहीं इल्जाम लगाए, नून लीग पर नहीं इल्जाम लगाए, इलेक्शन कमीशन पर ही नहीं इल्जाम लगाए, बल्कि जियो जंग ग्रुप पर भी खान साहब की तरफ से इल्जाम लगाए गए।
वाज़े तौर पे कहना चाहता हूं कि जंग ग्रुप और जियो इसमें मुलव्वस था। निजी चैनल का मतलब जियो जिस तरह की नशरियात चलाई हैं इलेक्शन डे पे और उसके बाद जो कवर अप किया इलेक्शन का, अब जब मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन ने अपना काम शुरू कर दिया है तो जियो न्यूज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मीर इब्राहिम रहमान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जुडिशल कमीशन के सरबराह को एक खत लिखा है जिसमें दरख्वास्त की गई है कि गुज़िश्ता इंतखाबात में जियो और जंग ग्रुप पर आयद धांधली के इल्जामात की तहकीकात की जाएं और इस मकसद के लिए इदारा खुद को तहकीकात के लिए पेश करता है। अप्रैल 2014 से नवंबर 2014 के दरमियान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने वजीर आजम नवाज शरीफ पर 2013 इंतखाबात में उनकी पार्टी का मैंडेट चुराने का इल्जाम लगाते हुए 240 बार इल्जाम लगाया। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी पर इमरान खान ने इलेक्शन धांधली के इल्जामात 115 मरतबा लगाए। उस वक्त के निगरान वजीर आला पंजाब नजम सेठी पर 66 दफा, जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे पर 9 मरतबा, जस्टिस रियाज कियानी पर 12 मरतबा और साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर फखरुद्दीन जी इब्राहिम पर इंतखाबी धांधली में मुलव्विस होने के इल्जामात 6 बार लगाए गए। लेकिन इमरान खान साहब ने मुल्क के सबसे बड़े सहाफती इदारे जियो न्यूज और जंग पर यह इल्जामात 367 बार लगाए, यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब से ज्यादा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ज्यादा, निगरान सेटअप से ज्यादा, सबसे ज्यादा इल्जामात अगर किसी पर इमरान खान साहब ने लगाए तो वो जियो और जंग ग्रुप था। अब वक्त का तकाजा है कि इमरान खान साहब ने मुल्क के सबसे बड़े सहाफती इदारे पर जो संगीन इल्जामात लगाए हैं उन्हें दस्तावेजात और शवाहिद के साथ साबित करें, क्योंकि इन इल्जामात की वजह से इस इदारे की साख मुतासिर हुई और इदारे से वाबस्ता अफराद को माली और जहनी मसाइल का सामना करना पड़ा। यही नहीं, कारकुनान की जिंदगियों को खतरात भी लाक हुए। धरनों के दौरान जियो के इस्लामाबाद के दफ्तर पर 32 बार हमला किया गया। धरनों की कवरेज के दौरान जियो न्यूज के रिपोर्टर्स, कैमरामैन, टेक्निकल स्टाफ, यहां तक के खवातीन कारकुनान को भी निशाना बनाया गया। जियो और जंग की गाड़ियों पर भी हमले हुए। तो बड़ा अहम है कि इस हवाले से भी जुडिशल कमीशन ये मसला टेकअप करे और वाज़ेह हो कि इल्जामात इमरान खान साहब के दुरुस्त थे या नहीं और सबूत के साथ ये बात वाज़ेह हो। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और बात होगी यमन के मसले के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट है। हुकूमत पार्लियामेंट की करारदाद के साथ जाएगी या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के साथ जाएगी, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। यमन के मामले पर गैर जानिबदार रहने के पाकिस्तानी मौक़िफ़ को अगरचा मुल्क में बेशतर हल्कों की जानिब से सराहा गया, ताहम सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में इस मौक़िफ़ की वजह से एक मनफी तासुर भी गया, जिसको ज़ाहिर करने के लिए कौमी क़यादत की मुशावरत और अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में आला सतह के वफ़द ने सऊदी अरब का दौरा किया था, जहाँ उनकी सऊदी वज़ीर दाखिला मोहम्मद बिन नाइफ और वज़ीर ख़ारजा सऊदुल फैसल समेत आला हुक्काम से मुलाकातें हुई। आज इसी हवाले से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सदारत में सियासी और अस्करी हुक्काम का अहम मुशावरती इजलास वज़ीर आज़म हाउस में हुआ। इजलास में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए उमूर ख़ारजा सरताज अजीज़, मुआवन ख़ारजा उमूर तारिक फ़ातिमी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अलावा तीनों अफवाज के सरबराहान और सेक्रेटरी खारजा भी शरीक थे। और इजलास के शुरका को वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की क़यादत में वफ़द के दौरा सऊदी अरब से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई और इंतहाई अहम ब्रीफिंग दी गई, क्योंकि ज़ाहिर है कल जब शहबाज शरीफ साहब वहाँ मौजूद थे और वहाँ मीटिंग्स कर रहे थे तो बहुत सारी क़यास सराइयाँ हो रही थी कि शहबाज शरीफ साहब कामयाब हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इजलास में कई अहम फैसले और ऐलानात किए गए, ताहम सबसे अहम फैसला यही है और इंतहाई अहम फैसला है कि यमन की सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान सलामती काउंसिल की करारदाद की हिमायत करेगा। इससे पहले पाकिस्तान मामले के हल के लिए पार्लियामेंट की मुश्तरका करारदाद को बुनियाद बनाने की बात करता रहा है। 13 अप्रैल को वज़ीर आज़म ने अपने बयान में यही कहा था कि पार्लियामेंट की करारदाद हुकूमत की पॉलिसी के ऐन मुताबिक है। ताहम आज इजलास के बाद जारी बयान में हुकूमती मौक़िफ़ में एक फ़र्क नजर आता है और वो ये कि पाकिस्तान ने यमन बहरान के हल के लिए सलामती काउंसिल की करारदाद पर अमल करने की बात की है। गुज़िश्ता रोज़ सलामती काउंसिल में अरब ममालिक की जानिब से पेश की जाने वाली करारदाद राय शुमारी के बाद मंजूर कर ली गई थी, जिसमें यमन के हौसी कबाइल के असलहे की फरोख्त पर पाबंदी
और लड़ाई खत्म करके फौरी मुज़ाकरात की मेज पर आने के नुकात शामिल थे। करारदाद की 14 अरकान ने हिमायत की थी, जबकि रूस ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया था। क्या जो सलामती काउंसिल की करारदाद है उसके हक में और उसके मुताबिक जाने की बात करके हुकूमत दूर हो रही है पार्लियामेंट की करारदाद से, क्योंकि सलामती काउंसिल की करारदाद वाज़ेह तौर पर कहती है कि हौसी कबाइल से हथियार लिए जाएं और उन्हें फौरी तौर पर मुज़ाकरात की टेबल पर लाने की बात करती है, जबकि पाकिस्तान के एक न्यूट्रल किरदार की बात की गई थी पार्लियामेंट की करारदाद में और फैसिलिटेटर की बात की गई थी, और उससे पहले भी इसी किस्म के बयान सामने आ रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कराची के हालात की। कुछ अहम हक़ाइक़ आज हम आपके सामने रखेंगे कराची के हालात के हवाले से। कराची में एक बार फिर टारगेट किलिंग में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है और आज शहर में फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में SHO प्रीडी एजाज ख्वाजा जाँ बहक, जबकि निजी मेडिकल कॉलेज की वाइस डॉक्टर शदीद जख्मी हो गई। फायरिंग का पहला वाक़या कराची के इलाके डिफेंस में कोरंगी रोड पर पेश आया, जहाँ मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम मुसल्लह अफराद ने SHO थाना प्रीडी एजाज ख्वाजा की गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जाँ बहक हुए, जबकि मुलजिम फरार हो गए। दूसरी जानिब जिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल को निशाना बनाया गया और अहम बात यह है कि डॉक्टर डिब्रा जो कि अमरीकी शहरी हैं, उन्हें दोपहर 3 बजे अपनी गाड़ी में कॉलेज से घर जाते हुए 4 नामालूम अफराद ने शहीद मिल्लत रोड पर टारगेट किया, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गई थी और अभी तक जख्मी हैं। शाम को अमरीकी हुकाम ने भी इस केस में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी और अमरीकी सिफारत खाने के नुमाइंदे और पुलिस हुकाम डेंटल कॉलेज पहुंचे और डॉक्टर डेब्रा से मुताल्लिक मालूमात हासिल की। अमरीकी हुकाम और पुलिस ने इस केस की तफ्तीश की है और तफ्तीश कर रहे हैं। कराची में एक अहम पैटर्न सा नजर आता है इस प्रीडी थाने के हवाले से। पहली बात तो अहम बात यह है कि टारगेट किलिंग दोबारा शुरू हो गई है, खास तौर पर इसका निशाना सिक्योरिटी एहलकार है। आज कराची के इलाके डिफेंस में ये जो नामालूम अफराद ने प्रीडी के SHO एजाज ख्वाजा पर फायरिंग की है, वो जो जहाँ बाग हुए हैं और मुलजिमान फरार हो गए। इससे पहले भी इसी किस्म के बहुत सारे वाक़यात होते रहे हैं। इनके चेहरे पर 3 से 4 गोलियां मारी गई और वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह ने IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि IG सिंध ने वाक़े की तहकीकात के लिए DIG साउथ डॉक्टर जमील की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी है। क्यों ये पैटर्न नजर आता है, इस हवाले से तो हम मालूमात और जो रिसर्च है वो आपके सामने रखेंगे। और कराची पुलिस के सरबराह गुलाम कादिर थेबो के मुताबिक SHO थाना प्रीडी एजाज ख्वाजा को कोई जानी खतरा नहीं था, लेकिन देखना होगा वो किस केस पर काम कर रहे थे। जराये के मुताबिक SHO एजाज ख्वाजा ने बल्दिया फैक्ट्री केस में मुलव्विस मुजरिमों को गिरफ्तार किया था। 24 मार्च 2015 को IG सिंध गुलाम हैदर जमाली दावा कर चुके हैं कि कराची में टारगेट किलिंग 0 हो चुकी है। हम कह सकते हैं कि इस वक्त कराची में टारगेट किलिंग जो है एक लिहाज से 0 पे है। विद ह्यूज एफर्ट अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। और आज की टारगेट किलिंग की बहुत अहमियत है, इसलिए कि इससे कबल प्रीडी थाने से मुंसलिक 3 और SHOs को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया है। 9 अप्रैल 2013 प्रीडी थाने के SHO आगा असद को बोरी बाजार में सदर में निशाना बनाया गया। 12 अगस्त 2013 प्रीडी थाने के SHO गजनफर काजमी को थाने से घर जाते हुए अंकल सीरिया अस्पताल गार्डन के करीब टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। 17 अगस्त 2010 DSP नवाज रांझा को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया और नवाज रांझा अपने ड्राइवर जहांगीर हुसैन के हमरा MA जिना रोड से जा रहे थे कि टारगेट किलर्स ने उन्हें रेडियो पाकिस्तान बिल्डिंग के पास निशाना बनाया। DSP और उनका ड्राइवर इस हमले में जाँ बहक हो गए। कराची ऑपरेशन के बावजूद सिक्योरिटी एहलकारों की टारगेट किलिंग तशवीशनाक है। 2014 में 142 पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया, जबकि रवां साल 3-4 महीनों में अब तक 34 पुलिस एहलकार दहशतगर्दी का निशाना बन चुके हैं और प्रीडी थाने के पुलिस एहलकार खास तौर पर टारगेट किलर्स की हिट लिस्ट पर है। इसकी वजह क्या है और क्या इस वक्त इस हवाले से इंफॉर्मेशन है, उसके हवाले से हम बात करते हैं। नुमाइंदा GN न्यूज़ अहमद रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद रहमान, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, ये खास पैटर्न है जो मैं आवाम के साथ शेयर कर रहा था कि प्रीडी थाने के 4 एहलकार को निशाना बनाया गया है। कोई खास वजह है, कोई खास केसेस हैं जिनकी वो तहकीकात कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उन्हें निशाना बनाया जाता है?
जी देखिए शाजीब साहब, वैसे तो ये चारों वाकयात जो कि रुनमा हुए, जिसमें 2010 में डीएसपी नवाज राजा को कत्ल किया गया, 2013 में आगा असदुल्ला और 2014 में गजनफर अली काजमी और 2015 में जैसे आज का वाकया एजाज अली ख्वाजा को कत्ल किया गया, तो ये चारों वाकयात जो है वो मुख्तलिफ हैं। डीएसपी नवाज राजा के कत्ल में बोला जाता है कि एक सियासी जमात जो है वो मुलव्विस थी, जबकि आगा असदुल्ला के कत्ल की अगर हम बात करें तो उसमें एक पुलिस एहलकार को ही गिरफ्तार किया गया था जो कि खुद उन्हीं के थाने का था और उसी ने उनको फायरिंग करके जो है वो कत्ल किया था। गजनफर अली काजमी के कत्ल में बोला जाता है कि मंशियात फरोश जो है वो मुलव्विस है, जिसमें उनको गिरफ्तारी अमल में भी लाई गई। और आज के हवाले से जो आज फायरिंग का वाकया पेश आया जिसमें एजाज अली ख्वाजा SHO प्रेडी जाँ बहक हुए, तो इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसकी तफ्तीश के ताने बाने जो है वो बल्दिया टाउन फैक्ट्री से मिलते हैं। इन्होंने एक मुलजिम था शकील, जिसको रीगल से जो है वो गिरफ्तार किया था, उसने जो है वो बाद में इंकशाफ किया था कि वो भी जो है वो बल्दिया टाउन फैक्ट्री में आग लगाने में जो है वो मुलव्विस था, तो उससे तफ्तीश भी जो है वो की गई थी, तो वो भी इसी थाने का केस था। तो इस आज के कत्ल की तहकीकात भी जो है वो उसके ताने बाने बल्दिया टाउन फैक्ट्री से मिलते हैं। ये मुझे बताइएगा, ये जो आज के वाकयात हुए हैं, फिर इसके बाद जो टारगेट किलिंग का दावा था ज़ाहिर आईजी साहब का, वो क्या शहर के हालात अब उसके बिल्कुल बरक्स बात कर रहे हैं? और पुलिस में अगर आपकी बात हुई हो, जाहिर है वो क्या कह रहे हैं कि ये किस सिमत की निशानदेही कर रहा है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल ये एक अमल का रद्द अमल है, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कार्रवाइयाँ बेशक जो है वो की जा रही हैं, मुसलसल छापों का सिलसिला जारी है, तो इसीलिए जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को, उनके एहलकारों को निशाना ज़रूर बनाया जा रहा है। लेकिन जैसे कि ये कह देना कि टारगेट किलिंग जो है वो शहर में ज़ीरो हो गई है, तो ये कहना अभी सही नहीं है कि ज़ीरो हो गई है। मुल्जिमान जब निशाना किसी को बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल वो उसको निशाना बनाते हैं और अपनी कामयाब कार्रवाई कर जो है वो फ़रार होने में भी कामयाब हो जाते हैं। वो बात अलग है कि उसको बाद में मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज के अगर हम वाकयात की बात करें शाजीब साहब, तो ये जो दो वाकयात हैं जिसमें SHO प्रेडी हैं और एक डॉक्टर, अमरीकी डॉक्टर हैं जो कि जख्मी हुई हैं, तो इन दोनों वाकयात में एक चीज़ कॉमन जो है वो नज़र आ रही है, जो कि पुलिस के तफ्तीशकारों से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि दोनों ही अफराद, चाहे वो डॉक्टर साहिबा या SHO हों, वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, उन दोनों के ही अपर पार्ट्स में गोली लगी है और दोनों के ही जबड़े पर जो है वो गोली मारी गई है। तो और दोनों के वाकयात की अगर हम बात करें तो SHO को जो है वो तकरीबन 11 बजे के करीब निशाना बनाया जाता है और डॉक्टर साहिबा को 3 बजे के करीब, और दोनों ही वाकयात में मोटरसाइकिल का इस्तेमाल भी होता है, यानी कि मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर सवार थे। तो जो तफ्तीशकार हैं वो इस रुख पर भी जो है वो सोच रहे हैं कि क्या ये मुल्जिमान एक ही थे जिन्होंने ये दोनों बहुत शुक्रिया अहमद रहमान हमारे साथ मौजूद। ना सिर्फ ये पैटर्न नजर आता है कि प्रेडी थाने के ही जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा हो, 4 पुलिस ऑफिसर्स को अभी तक टारगेट कर दिया गया है, टारगेट किया गया है, मगर अहमद रहमान बता रहे थे कि पुलिस ऑफिसर्स ये भी सोच रहे हैं कि एक ही तरीके से आज 2 अफराद पर हमला किया गया है, दोनों को मोटरसाइकिल से एक ही जगह पर जिस्म के टारगेट किया गया है, जबड़े पर, जैसा कि उन्होंने बता रहे थे कि गोली मारी गई है, तो क्या एक ही ग्रोह था जो कि ये कार्रवाई कर रहा था? इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है। प्रोग्राम में एक ब्रेक और उसके बाद जिक्र होगा NA 246 का। इलेक्शन जो भी जीते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में जमात इस्लामी का पलड़ा इत्तेहादियों की सपोर्ट लेने में भारी नजर आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। दोबारा खुशामदीद नाजरीन। NA 246 में सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी दोनों एक दूसरे से दरख्वास्त कर रही हैं कि आप अपना उम्मीदवार हमारे हक में विड्रॉ कर लें ताकि हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इलेक्शन लड़ें। दोनों ये कह रही हैं कि हमारा हक ज्यादा है, मगर तहरीक इंसाफ के बरक्स जमात इस्लामी की हिकमत अमली ज्यादा से ज्यादा जमातों को साथ मिलाने की है और इन कोशिशों में जमात इस्लामी को कामयाबियां भी मिल रही हैं। आज वफाक में हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने कराची के ज़िमनी इंतखाबात में जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान कर दिया है, जिसका ऐलान जमात इस्लामी के रहनुमा अमीरुल अज़ीम और ख्वाजा साद रफ़ीक के दरमियान राब्ते के बाद किया गया। अमीरुल अज़ीम के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम और जमीयत उलमा पाकिस्तान भी इंतखाबी मुहिम में जमात इस्लामी का साथ देंगी। इस हल्के में MQM और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुकाबले की पेशगोई की जा रही थी, ताहम जमात इस्लामी की जानिब से ज़बरदस्त सरगर्मियों के बाद क्या अब मुकाबला MQM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान होने के बजाय ये मुआरका मुत्तहिदा और जमात इस्लामी के दरमियान होने जा रहा है? ये पूछेंगे हम तहरीक इंसाफ के रहनुमा और NA 246 में उम्मीदवार इमरान इस्माइल से। इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। दरख्वास्त तो आप दोनों कर रहे हैं एक दूसरे से, मगर जमात इस्लामी इस मामले में आगे है। नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा पाकिस्तान सब जमात इस्लामी को सपोर्ट कर रहे हैं और ऐलान कर दिया उन्होंने। आप क्या सोलो फ्लाइट के साथ जाएंगे इलेक्शन?
शाहजेब हमारे जमात इस्लामी हमारे एलआई है और मेरा ख्याल था कि वो इसमें हमारा साथ देंगे, लेकिन अब वैसे मामला मुझे नज़र नहीं आते। हालांकि आज उनकी इस्लामाबाद में मुलाकात भी हुई है हमारे हायर अप्स पार्टी के बड़े लीडरों के साथ। देखें क्या होता है। मेरा ख्याल है कि अगले 24 घंटे में कोई ऐसा डिसीजन आ जाएगा जो जिसकी हम तवक्को कर रहे हैं। आप तवक्को कर रहे हैं और अगर उसके बरक्स आया तो? पार्टी का डिसीजन है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मुझे पता है कि हमारी पार्टी wants to go in with this election, जो भी इसका रिजल्ट हो, और इंशाल्लाह जो भी क्या, मैं शाहजेब 100% यकीन है मुझे अल्लाह की ज़ात से कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा दानली रुक गई, ये इलेक्शन पाकिस्तान तरीके से जीतेगी और लंबे मार्जिन से जीतेगी। मतलब मगर जमात इस्लामी का एक बड़ा मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि हम 30 साल से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को के मुकाबिल हैं इस शहर में, और हमने मुकाबला किया है 30 साल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का। ये जमात इस्लाम, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ गई है अचानक, तो तहरीक इंसाफ को चाहिए कि हमें मौका दें हमारे इत्तेहादी और हम इलेक्शन लड़ें। शाहजेब वो हमारे एलाइज हैं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप बार बार वो सवाल पूछ रहे हैं। ये तो इस तरह की बात है कि जैसे एक आदमी बैठा एक दीवार को हथौड़े से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कंक्रीट वॉल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, 20 साल हो गए या 30 साल हो गए उसको तोड़ रहा है, टूट नहीं रही। अब अचानक उसने देखा कि एक शख्स आया बड़ा हैवी किस्म का बुलडोज़र लेके, और उसको लगा कि इस बुलडोज़र से दीवार गिर जाएगी, तो वो कह रहा है बुलडोज़र मुझे दे दो और तुम वापस चले जाओ, क्योंकि मैं यहाँ बैठा 30 साल से इस दीवार में छेद कर रहा हूँ। ये तो कोई बात नहीं हुई। मतलब कोई इलाका किसी का हो तो नहीं जाता। अगर आप वहाँ 20 साल से या 30 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम एक डिसाइड कर लें कि ये हल्का PMLN का है, ये हल्का PTI का है, ये हल्का MQM का है, ये हल्का पीपल्स पार्टी का। इलेक्शन हो ही ना, सब अपने अपने हल्के में जाके एक एक बंदा सब जो है वो मुतफ़िक़। क्योंकि आपकी खुद की भी ज़ाहिर है जमात इस्लामी से यही डिमांड है ना कि वो आपके हल्के हक में बैठ जाएं। मगर मुझे ये बताइएगा क्या चीज़ आपको कन्विंस करती है कि तहरीक इंसाफ का वहाँ पर वोट बैंक है? रिवायती तौर पर मुत्तहिदा बड़ी तगड़ी रही है, बड़ा जबरदस्त किस्म का वोट बैंक रहा है, अब भी मुत्तहिदा बड़ी कॉन्फिडेंट है कि हम जबरदस्त तरीके से जीतेंगे। तो इमरान साहब, फेयर एनालिसिस में आपको नजर आ रहा है मुत्तहिदा में? मुत्तहिदा ने कभी अपनी पूरी एंटायर हिस्ट्री में यानी 246 में ऐसी मेहनत की जैसे आज कर रहे हैं। बड़ी हैरानकुन तौर पर मुझे आप तीनों में ही हैरानकुन तौर पर मुझे आप तीनों में ही बड़ा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। जमात भी बड़ी कॉन्फिडेंट है, आप भी और मुत्तहिदा भी। मगर मेरा सिर्फ सवाल ये था कि इमरान साहब आप इस वक्त फेयरली कैंपेन कर रहे हैं जीतने के लिए, या फिर मुत्तहिदा के मार्जिन को कम करने के लिए, कि मुत्तहिदा को कम मार्जिन से जीतने देना है ताकि हम कह सकें कि देखें इन्होंने इतनी मेहनत की थी और ये मार्जिन रह गया है, हमारा वोट बैंक है और हम पॉपुलर हैं? मेरी कैंपेन जीतने के लिए ऐसा है, मैं यहाँ से जीत के जाऊँगा। मुझे जिस तरह लोग मोहब्बत दे रहे हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस हल्के में इतना लोग हमें PTI को पजीराई करेंगे। और दूसरी बात ये कि इस हल्के के जो लोग हैं वो नाराज़ हैं मुत्तहिदा से, वो तो जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मुत्तहिदा का अपना भी वोट बैंक 1,40,000 नहीं है, ये सारा चोरी का है। इनका तो वोट बैंक जो है वो टोटल 25 से 30 हज़ार से ऊपर नहीं है, उसके अलावा सब ठप्पा है। अब जो बायोमेट्रिक से ये भागे, किस लिए भागे बायोमेट्रिक से? ये तो वहाँ जनरल बिलाल के सामने तो बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जी हम तो चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, हम तो आप लगा लें जी, एक नहीं 6 मशीनें लगा लें। वहाँ से कह रहे थे कि जी इनको स्कैनर भी लगा दें, वोटर भी बाहर से मंगा दें, हम फिर भी जीत जाएंगे। ये इनके ख्याल नहीं। मगर इमरान साहब मगर वो बायोमेट्रिक का फैसला मुत्तहिदा ने तो नहीं किया, वो तो सिंध हुकूमत ने कह दिया जब ज़ाहिर रेंजर्स की तरफ से लिखा गया। डिमांड तो थी ना इनकी डिमांड तो थी ना, भागे तो थे ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इन्होंने कि जी इनको बायोमेट्रिक कबूल नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इन्होंने, ये भागे थे उससे। तो आप ये कह रहे हैं कि तो सिंध हुकूमत ने वो डिमांड पूरी की है, इससे भाग जाए? नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर ये इससे भागते हैं ना बायोमेट्रिक की डिमांड भाग जाए। मैं माज़ी साहब के माइक में मुझे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बट इमरान इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया। साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि मुलाकातें हो रही हैं और वो पॉजिटिव हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी और बहुत कॉन्फिडेंट है कि जीतेगी भी। और जमात इस्लामी के हवाले से जब सवाल किया कि वो कहते हैं कि हम बहुत अरसे से मुत्तहिदा के मुकाबिल हैं, तो जवाब दिया इमरान इस्माइल साहब ने। वो आपने सुना। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी पीर के दिन, उस दिन की खबरों के साथ, उन पर तफसीली तबसरों के साथ। फिलहाल शाहजेब खानज़ादा को इस प्रोग्राम से याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।